नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो हमारा कृषि पर्यवेक्षक पेपर 2021 का है। आज के वीडियो में हम इस पेपर को हल करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 2018 वाला कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हल करवा चुका हूं। ये पेपर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको पता लगेगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में कंटिन्यू बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार बार आता ही आता है, फिक्स है। इसके अलावा आप जानोगे कि ऐसे कितने क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है। पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? क्या प्याज की है, क्या बैंगन की है, क्या खरबूज की है या फिर टमाटर की है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोगों को भी क्या करना है, एक नोटबुक लेकर बैठना है। उसमें 1 से 60 तक आपको नंबरिंग करनी है और आपको राइट आंसर देते हुए चलना है। एंड में आपको चेक करना है कि आपके टोटल क्वेश्चंस के कितने राइट आंसर निकले हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपको और कितनी तैयारी की जरूरत है। हर बार एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए देखने को हमें मिलते हैं और उनको बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं। वो वही सही करते हैं जो थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम हो जाएगा। 2018 में टमाटर से क्या क्वेश्चन आया था? इसको गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब आदमी या गरीब का संतरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या था? टमाटर। इसके अलावा पंजाब छुआरा की अगर मैं बात करूं, ये फूड प्रोसेसिंग के लिए अच्छी वेराइटी है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण के लिए। आई होप डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है? देखो, जो फसलों के उपनाम है, यहां से हर बार क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है। अगर 2018 वाला पेपर आप उठा के देखोगे तो उसमें पूछा गया था कि विंटर चेरी किसे कहा जाता है, तो विंटर चेरी अश्वगंधा को कहा जाता है। और 2021 वाले पेपर में भी फसलों के उपनाम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उपनाम वाला वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो कैमल क्रॉप किसको बोलेंगे? मोठ को, मक्का को, बाजरा को या ज्वार को? तो देखो, कैमल क्रॉप के नाम से ज्वार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाली चावल की संकर किस्म है? क्या पूछा जा रहा है? ऐसी संकर किस्म जिसमें बासमती चावल के गुण हैं। ऑप्शन है माही सुगंधा, PRH10, पूसा बासमती 1 या बासमती 370। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूसा बासमती 1 होगा। यहां से एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो PRH10 है ये प्रथम संकर है। किसका प्रथम संकर है? तो आप याद रखोगे, किसका? बासमती का प्रथम संकर कौन है? PRH10 है। लेकिन अगर नॉर्मल हम प्रथम संकर की बात करें चावल में, तो CORH1 आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसे रेसो का राजा भी कहा जाता है। किंग ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है? मैंने कहा था ना, 2 क्वेश्चन आए उपनाम से। क्या फ्लेक्स को बोलते हैं, सनई को बोलते हैं, कपास को या फिर जूट को? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हो जाएगा जूट को कहा जाता है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कपास, अच्छा जूट की बात करें तो जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलो। ऑप्शन नंबर बी 160 किलो। ऑप्शन नंबर सी 180 किलो और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 5, ISSS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास होना चाहिए। ठीक है, सोइल साइंस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है? सिल्ट कणों का व्यास पूछा जा रहा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, 2018 वाले पेपर में आपसे मृत्तिका कणों का व्यास पूछा गया था, मतलब क्ले का। तो यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है हमारे एग्जाम में हर बार। क्या होगा आंसर? 0.2 से 0.02 मिलीमीटर, 2.0 से 0.2 मिलीमीटर या फिर
0.002 मिलीमीटर से कम या फिर 0.02 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सिल्ट के कण होते हैं, सिल्ट के पार्टिकल जो होते हैं, उनका जो व्यास है कितना होता है? 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर। बात करें सबसे कम किसका होता है, तो बालक ये मृत्तिका का होता है। और यही क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया था। जो आपके पार्टिकल हैं 3 प्रकार के होते हैं, सैंड आता है, इसके बाद सिल्ट आता है, फिर आता है क्ले। क्ले सबसे महीन, सबसे छोटा होता है, सबसे मोटा जो होता है कंकड़ पत्थर जो होता है सैंड, ठीक है, 2 मिलीमीटर से भी ज्यादा इसकी साइज होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना वर्ष 1875 में यहां पर मुख्यालय के साथ की गई थी। कई सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल कतई गलत लगा के आए हैं। देखो 1875 की बात कर रहा है कि 1875 में कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? नई दिल्ली में, पुणे में, जयपुर में या कोलकाता में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता में हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखो इसको शिफ्ट किया गया कहां पर? तो शिमला में शिफ्ट किया गया। कहां पर? शिमला। फिर शिमला के बाद इसको पुणे में शिफ्ट किया गया और अभी प्रेजेंट टाइम पे कहां पर है? तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इसको सन 1944 में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा अगर मैं शिमला की बात करूं तो आई थिंक 1905 है और पुणे की बात करें तो आई थिंक 1928, ठीक है, 1926 या 28 ऐसे कुछ है इसका। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है। जो भारतीय मौसम विज्ञान है इसकी स्थापना सन 1875 में कहां पर? कोलकाता में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पे इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जो का वानस्पतिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम, ठीक है। देखो जो वैज्ञानिक नाम है इनसे भी हर बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार वैज्ञानिक नाम से। 2018 में भी आए, 2021 में भी आए और आगे भी आएंगे। तो इसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। बहुत अच्छे से हमने साइंटिफिक नेम्स को याद किया है। वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन वहां से अच्छे से कवर हो जाएंगे। बात करते हैं जो का क्या होता है? सेटारिया इटालिका, सोरगम वल्गेर या होर्डियम वल्गेर या जियामेज। तो जो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होर्डियम वल्गेर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रकार की मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? बालक एक और बात मैं आपको बता दूं कि मृदा अपरदन से आपके 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, धारा तट अपरदन, अवनलिका अपरदन, परत अपरदन या रील अपरदन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यहां पर पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि ऊपर की परत है ये बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा परत अपरदन। देखो परत अपरदन में क्या है? पता नहीं लगता है हमें, ठीक है। धीरे 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 महीन कण क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर बहते चले जाते हैं। और याद रखना मृदा अपरदन ये जल द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? जल द्वारा। तो धीरे धीरे बहते चले जाएंगे और एक काफी विनाशकारी होता है। कैसा होता है? काफी विनाशकारी और सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक है वो कौन सा होता है? तो आपके परत अपरदन होता है। और ये मृदा अपरदन की दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 4 अवस्थाएं होती है। ये मैं आपको मृदा अपरदन में पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? क्या चावल में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है या ज्वार में पाई जाती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फोकस करना बोर्ड पे। यह आपकी कृषि जलवायु खंड से लिया गया है। टॉपिक इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? क्या 4th ए में आते हैं, 3rd ए में आते हैं, 4th बी में आते हैं या 3rd बी में आते हैं? चलिए मुझे फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि बताइए जो भरतपुर है और जो करौली है ये कौन से जलवायु खंड में आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd बी के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं
इसका क्षेत्रफल कितना है, थर्ड बी का क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.6 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 2.66 मिलियन हेक्टेयर किसका है, ये थर्ड बी का है, और ये बाढ़ संभावित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है। कहने का मतलब है अंधी गुड़ाई कौन सी फसल में सिफारिश की जाती है, सोयाबीन में, कपास में, मक्का में या गन्ना में। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सोयाबीन, कपास, मक्का, गन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और जिसका शुभारंभ कब किया गया था। क्या 14 अप्रैल 2017 को किया गया था, क्या 14 अप्रैल 2016 को किया गया था, या 14 अप्रैल 2019 को किया गया था, या 14 अप्रैल 2018 में किया गया। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 2016 को NAM नाम का शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहां जो ये बीज हैं, आपके जो सीड वाला टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। सन 2018 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। आधार बीज या फाउंडेशन सीड के थैलों पर किस रंग का टैग लगा रहता है, पीले रंग का, सफेद रंग का, हरे रंग का या नीले रंग का। तो देखो आधार कार्ड से याद रखोगे, आधार सफेद होता है, तो यहाँ पर इसके थैलों पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि बताइए प्रजनक पर, इसके अलावा प्रमाणित पर कौन से रंग का टैग लगा होता है, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहां पर की, भोपाल में, हैदराबाद में, झांसी में या जबलपुर में। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में की गई थी। अच्छा कब की गई थी, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। ऑप्शन नंबर ए 1957, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1989, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। अब कई बच्चों को एक कैलकुलेशन नहीं आती है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लॉजिक आपको नहीं लगाना है। क्या पूछा जा रहा है कि 10 हेक्टेयर हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें देना है। कहने का मतलब है एग्जामिनर ये बोल रहा है कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें 1 हेक्टेयर में डालना है, ठीक है। तो इसे 10 हेक्टेयर में मुझे कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। अब यूरिया आप जानते हो कि जो यूरिया है, यूरिया इसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कहने का मतलब है कि 100 किलो में हमारे पास 46 किलो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, एक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो ध्यान देना इधर, 146 ये तो हो गया 1 किलो के लिए, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर 150, तो इसका जो राइट आंसर आपके आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3255 किलो यूरिया की आवश्यकता होगी अगर मुझे कितना नाइट्रोजन देना है। कहने का मतलब 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर मैं दूंगा तो 10 हेक्टेयर में मुझे 3255 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है जो बाजरा पर परजीवी के रूप में है। क्या ओराबेंकी स्पीसीज है, या कस्कुटा स्पीसीज है, या लॉरेंथस स्पीसीज है, या स्ट्राइगा स्पीसीज है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्ट्राइगा स्पीसीज। इसके अलावा ज्वार, गन्ना आदि में भी परजीवी के रूप में लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 ये डायरेक्ट आपके NCERT से उठाया गया है। कहां से, जो आपके 12th NCERT की बुक है उससे लिया गया है, जो पीछे अबसद वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, परोदा ने किया था,
ऑल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने किया था, वेलफोर ने या स्वामीनाथन ने? क्या होगा आंसर दीजिए। मैंने आपको 11 12 की एनसीईआरटी सोल्व करवाई है और आप लोगों ने देखा होगा 2018 वाले में, 2021 वाले में क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है, उसको क्या कहा जाता है? जल वितरण दक्षता, जल भंडारण दक्षता, जल अनुप्रयोग दक्षता या जल उपयोग दक्षता? तो देखो इसको कहा जाता है जल उपयोग दक्षता। याद रखोगे ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फसल की उपयोग दक्षता और एक होती है आपके खेत की उपयोग दक्षता। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करता हूं अब तक 18 क्वेश्चन के आंसर आपके बिल्कुल सही निकले होंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हिसार सुगंध, जिसको DH36 भी बोलते हैं, फिर रिक्त स्थान फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी किस्म है? सौंफ की है, धनिया की है, मेथी की है या जीरा की है? तो देखो ये आपके धनिया की किस्म है। किसकी है? धनिया की किस्म हिसार सुगंध DH36। अगला क्वेश्चन है एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व कितना है? 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और कण घनत्व आपके कितना है? 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? इस क्वेश्चन में भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इसके लिए आपको सबसे पहले एक तो आना चाहिए बल्क डेंसिटी और एक आना चाहिए पार्टिकल डेंसिटी, तब जाके आप इसका सही आंसर कर पाओगे। कैसे? बिल्कुल देखो, अगर आपको मृदा रंध्रावकाश प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी, और आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई 100 कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, भाई कैलकुलेट करके देखना आप अच्छे तरीके से, तो आंसर ऑटोमेटिक निकल के आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला BD मतलब है बल्क डेंसिटी, ठीक है, और इसके लिए आपको आगे इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। कहने का मतलब है यहां पर स्थूल घनत्व और कण घनत्व मल्टीप्लाई 100। जैसे आप इसमें मान पुट करोगे ये 100, ठीक है, माइनस BD कितना दिया हुआ है एग्जाम में, ये देखो ये दे रखा है 1.5 और इसके अलावा PD पार्टिकल डेंसिटी आपको दे रखा है 2.65 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन एग्जैक्ट 42 नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। जब कैलकुलेट करोगे ना अप्रोक्स इसका आंसर 43 इस तरीके से आएगा, बट ऐसा तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इस केस में हम आंसर क्या लगाएंगे? ए लगा के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? क्या टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है, गुलदाउदी की खेती के लिए जाना जाता है, गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है या खजूर की खेती के लिए जाना जाता है? तो देखो पुष्कर गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है, रोजा इंडिका, और रोज से भी 2018 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको पुष्पराज की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुफरी फुकराज, कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार इसकी किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? आओ देखो, क्या बैंगन की है, क्या मूली की है, फूल गोभी की है या आलू की है? तो ये तीनों किस्में आपके किसकी है? आलू की है, पोटैटो की है, और इसको किंग ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंने कहा था ना, दो वानस्पतिक नाम आते ही आते हैं एग्जाम में, एक तो जो से लिया गया है और दूसरा आपका किससे लिया है? खजूर का। तो वानस्पतिक नाम अच्छे से याद कर लेना। क्या ड्यूरियो जिबेथिनस है या फिनिक्स डक्टाइलिफेरा है, सीडियम गुआजावा है या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो देखो खजूर का साइंटिफिक नेम डेट पाम का क्या है? फोइनिक्स डक्टाइलिफेरा है। क्या है? फोइनिक्स डक्टाइलिफेरा। अगला क्वेश्चन, नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त हो सकता है? क्या परलाइट का प्रयोग हम करेंगे, क्या स्फेग्नम मॉस का प्रयोग हम करेंगे, या फिर मृदा का प्रयोग हम करेंगे, या उपरोक्त सभी? तो देखो नर्सरी के अंदर हम इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अधिकतर परलाइट और मृदा को काम में लिया जाता है, बट यहाँ पर स्फेग्नम मोस भी है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या थाईलैंड है, भारत है, चीन है या म्यांमार है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? अमरूद है, आम है, अंगूर है, अनार है? क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अनार, पोमग्रेनेट फूमिका ग्रेंटम इसका साइंटिफिक नेम। इसके अलावा आम का मैंजीफेरा इंडिका, अमरूद का सीडियम गुआजावा, अंगूर का क्या हो जाएगा, विटिस विनिफेरा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कृषि पर्यवेक्षक 2021 के पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं बोटनिकल नेम से। मैंने अभी 2 बोला था, बट 3 अंगूर का भी पूछा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भंडारण के दौरान प्याज में फूटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग में करते हैं? क्या साइकोसेल काम में लेते हैं, मेलिक हाइड्रेजाइड काम में लेते हैं, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड काम में लेते हैं या जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं? तो इसके लिए मेलिक हाइड्रेजाइड काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? तो देखो, गांठ गोभी की है या लेट्यूस की है या फूल गोभी की है या पत्ता गोभी की है? तो केबेज की वेराइटी है पत्ता गोभी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइटिस विनिफेरा, कहने का मतलब है बालक, विटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? अनार, अमरूद, अंगूर या बेर? तो किसका है, अंगूर का है। तो टोटल 3 क्वेश्चन तो आपके साइंटिफिक नेम से आए हैं 2021 वाले पेपर में। ऐसा नहीं है कि 2023 में एक भी नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, आते ही आते हैं। जिन्होंने बोटनिकल नेम वाला वीडियो नहीं देखा है, देख लेना। और इस पेपर से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जो आजकल हम डायरेक्ट एमसीक्यू के पीछे पड़े हुए हैं, इनको हम सोल्व करते हैं, इनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछ लिए जाए। थ्योरी पढ़ा करो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जहां तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे वहां तक डाउट क्लियर नहीं होंगे। एमसीक्यू में क्या होता है, एक क्वेश्चन याद कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए थ्योरी जरूरी है, थ्योरी जरूर पढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, सुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? क्या तरबूज की है, खरबूज की है, ककड़ी की है या टिंडा की है? राइट आंसर तरबूज हो जाएगा। और पहले 2018 में आपसे खरबूज की किस्म पूछी गई थी, ठीक है। तो ये जो आपके कुकुर बिट्टे सी कुल की जो सब्जियां है ना, इनको भी अच्छे से पढ़ना। जो औषधियां हैं इनको भी अच्छे से पढ़ना, और जो फूल वाले पादप है इनको भी अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। कौन से ने की थी? क्या एंटोसोवा ने की थी, कुरोसोवा ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी, या इनमें से किसी ने नहीं की थी? तो देखो, जो जिब्रेलिन है इसकी खोज कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने सन 1926 में की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति कराती है। ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें जितना उसको चाहिए उतना ही पानी मिलता है? कौन सी है? प्रवाह सिंचाई प्रणाली है, डायरेक्ट कहीं सारा पानी जाएगा, मतलब फसल के साथ साथ खरपतवार को भी मिल जाएगा, जानवरों को भी मिल जाएगा, सबको मिल जाता है। तो ये तो राइट आंसर हमारा नहीं हो सकता। बूंद बूंद सिंचाई विधि, बिल्कुल यार, ये बूंद बूंद जा रही है, हो सकती है। आगे ऑप्शन देखते हैं, चेक बेसिन ये भी नहीं है, फरो सिंचाई ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली हो जाएगी। इसमें जितना पानी फसलों को चाहिए उतना ही पानी मिलता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। अगला क्वेश्चन, लिकोरिस को इस नाम से जाना जाता है? इसबगोल, मुलेठी, अश्वगंधा या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, मुलेठी को लिकोरिस के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, औषधीय पादप से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो औषधीय पादप भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैम में साधारणतया TSS होता है 80.5, 68.5, 70.5 या 90.5? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 68.5 आपके जैम और
जेली, इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है, स्टार लगा लेना, पढ़ लेना अच्छे से, नहीं पढ़ा हो तो अभी भी समय है। अगला क्वेश्चन, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, बेर है, सेब है, पपीता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेर जो है हमारे भारत का ही फल है, जूजीफस जुजबे और जूजीफस मॉर्सियाना। अगला क्वेश्चन, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, कहने का मतलब है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, क्यूनालफोस, डाइमिथोएट या मेलाथियान या क्लोरीफायरिफोस। तो यहां पर जो आपके प्रणालीगत, कहने का मतलब है सिस्टमेटिक, वो कौन है, डाइमिथोएट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, यह पौधों की संदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दे दिया जाता है। आपने देखा होगा गार्डन वगैरह के अंदर जो पौधे हैं उनको अलग अलग शेप में डिजाइन किया जाता है, मोर बना दिया, कोई पक्षी बना दिया है, कोई एक अलग ही डिजाइन डोम्स वगैरह बना दिया है। तो इसको क्या कहा जाता है, क्या इसको टोपियरी बोलते हैं, क्या इसको परगोला बोलेंगे, या ए व बी दोनों ही बोलेंगे, परगोला, टोपियरी, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टोपियरी। तो देखो, जो कला है जिसमें हम जानवरों का या पंछियों का जो शेप देते हैं उसको टोपियरी कहा जाता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, गोदाती गमोसिस किस फल से संबंधित है, आम, नींबू वर्गीय फल, बेल या पपीता। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा नींबू वर्गीय फल। फाइटोप्थेरा कवक के द्वारा ये रोग होता है, किसके अंदर, नींबू वर्गीय फलों के अंदर। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर रिक्त स्थान प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त है, 1.5 से 2.0, 0.5 से 1.0, 2.0 से 2.5 या 2.5 से 3.0। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से 1.0% होना चाहिए पेक्टिन की मात्रा जेली बनाने के लिए, एक अच्छी जेली बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन, इसको चाइनीज लेयरिंग या पोर्ट लेयरिंग या मार्कोटेज या गुटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है एयर लेयरिंग को, सिंपल लेयरिंग को, कंपाउंड लेयरिंग को या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा एयर लेयरिंग को। मैं आपको बता दूं, जो प्रवर्धन वाला जो टॉपिक है आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर, एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, 2018 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहां से आपके पशुपालन विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्टिंग में हमने एग्रोनॉमी के सोल्व किए, फिर हॉर्टिकल्चर के सोल्व किए, देन एनिमल हस्बेंड्री। खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, नहीं है। खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है या नहीं करता है, एक बात बताओ। करता है, तो ये राइट हो गया। खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, सर पाया जाता है, ये भी राइट हो गया। खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर दे देना चाहिए, क्या सही बात है, सर ये भी सही बात है। अगला है, खीस को शरीर भार का 20% दर से देना चाहिए, यह गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर यहां पर 10% में कर देता तो फिर राइट हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय की हॉलिस्टन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, हॉलैंड हो जाएगा। हॉलैंड नीदरलैंड, और नीदरलैंड में सबसे बड़ी फूलों की मंडी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मेमने में पूंछ काटने या हटाने को क्या कहा जाता है, डिटैचिंग, डिटेलिंग, नॉकिंग या डॉकिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉकिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवाएं जो कृमियों को या आंतरिक कीड़ों को मारती हैं, क्या उसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, क्या उसको मोलोक्सिस्केम बोलते हैं, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, या आइवरमेक्टिन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आइवरमेक्टिन जो दवा होती है ये एक कृमिनाशक दवा होती है। इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात करें तो यह आपके एंटीबायोटिक दवा है। अगला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग है, संसर्गित रोग, जीवाणुजन्य रोग, परजीवी जन्य रोग या विटामिन की कमी वाला रोग।
अब देखो आपको पता है कि सर ये तो वायरस के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है, बट वायरस ऑप्शन में नहीं है, ये रोगों के वर्गीकरण से क्वेश्चन आया हुआ है। और इस बार मैंने रोगों का वर्गीकरण आपको बता दिया है कि किस तरीके से कौन से रोग संक्रमण वाले हैं, कौन से हैं जो संक्रमण वाले नहीं है, कौन से एपिजूटिक है, कौन से एंजूटिक है, ऐसे कई सारे रोग हैं जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध का CLR 28 है, CLR का मतलब है ये डेयरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने डेयरी केमिस्ट्री एक बार कैप्टन एग्रो पे अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है 2018 वाली में, 2021 वाली में और 2023 वाली में, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जिनको डेयरी केमिस्ट्री से डर लगता है एक बार वीडियोस जाके देखना, अच्छे से सब समझ में आएगा। CLR का मतलब है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, यह आपको दे रखी है। और सीधा सीधा आपसे ये अपेक्षित घनत्व आपसे पूछ रहा है, ये 1 से लेकर 1.28 होता है या 0.28 होता है या 1.028 होता है या 1.025 होता है। राइट आंसर क्या होगा? 1.028। सर कैसे निकाला? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है 1 + CLR अपॉन 1000, यह आपको याद रखना है। तो देखो CLR हमारे पास दे रखा है 28 अपॉन यहाँ 1000 और +1, जैसे आप इसको इससे डिवाइड करोगे और आंसर हमारे पास निकल के आएगा कितना? 1.028। और ये गाय भैंस का अपेक्षित घनत्व होता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि गाय भैंस का अपेक्षित घनत्व, तो गाय का तो ये होता है पर्टिकुलर, इसके अलावा भैंस का इस तरीके से आप याद रख सकते हो, 30 है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? विरेचक बोले तो दस्त लाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट या उपयुक्त सभी। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? जमुनापारी है, बीटल है, बारबरी है या टोगनबर्ग। राइट आंसर क्या होगा? टोगनबर्ग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है? 30 होती है, 38 होती है, 44 होती है या 34 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 होती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? हर वीडियो में बोलता हूं, तांबे जैसा रंग है तेरा, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है तेरा, वी आकार का शरीर है तेरा, कौन है? भदाउरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भदाउरी है। इसका जो रंग है तांबे जैसा होता है, सबसे ज्यादा फेट भी इसी में होता है, वी आकार का शरीर भी इसका ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन जो प्रजाति है उसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको बैक्टीरियन ऊंट बोलते हैं, क्या उसको ड्रोमेडेरी ऊंट बोलते हैं, या अल्पाका बोलते हैं, या विकुना बोलते हैं? तो देखो ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कुबड़ वाला और एक दो कुबड़ वाले। जो दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं उनको बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, एक कुबड़ वाला पूछा गया है, इसको ड्रोमेडेरी ऊंट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की, अब देखो जो केमल है ना, केमल, इससे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कृषि पर्यवेक्षक 2023 में, सॉरी 2021 में, 23 वाला तो हुआ नहीं अभी, ठीक है, और 2018 में भी ऊंट से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन सेम 2018 में भी आया था, बस ऑप्शन थोड़े अलग थे। दूध में वसा ज्ञात करने के लिए, दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, दूध में SNF ज्ञात करने के लिए, सॉलिड नॉट फैट, दूध में प्रोटीन ज्ञात करने के लिए। तो देखो गर्बर जो मेथड है इसको हम दूध की वसा ज्ञात करने के लिए, और इसमें ब्यूटाइरोमीटर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? ब्यूटाइरोमीटर। याद रखोगे, ये भी आपके डेयरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, काशीनगर यूपी में, अविका नगर राजस्थान में, भोपाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविका नगर राजस्थान में। क्वेश्चन दे रहा हूं किसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 सन 1926, ऑप्शन नंबर 2 1960, ऑप्शन नंबर 3 1962 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डालना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है? क्या कोरोडेल है, मेरिनो है, लिंकन है या रेम्बुलेट है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो मेरिनो है। क्या हो जाएगा? मेरिनो। और 2018 में भी आया है, सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की जो ऊन होती है वो मेरिनो नस्ल की होती है। अगला क्वेश्चन है,
अस्याकार या के सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? अस्याकार बोले तो दराती आकार के, और यही क्वेश्चन आपसे 2018 में भी पूछा गया है। मुर्रा, सूरती, महसाना, नीली रावी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरती हो जाएगा। मुर्रा के कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? जलेबी आकार। अगला क्वेश्चन है, हीपर को कहा जाता है, ये शब्दावली है जो मैं आपको हर एक जानवर पढ़ाने से पहले पढ़ाता हूं, ठीक है? तो शब्दावली अच्छे से याद करना, क्वेश्चन आता ही आता है। नर युवा बैल को बोलते हैं, या पहले प्रसव से पहले युवा मवेशी को, या पहले स्तनपाद के बाद गाय को, या वयस्क मवेशी को। तो किसको कहा जाता है? प्रसव से पहले जो युवा मवेशी है उसको हीपर कहा जाता है। फीमेल की बात चल रही है, ठीक है ना? वैसे मेल की बात चलेगी तो उसको बुल बोलेंगे या बुल हीपर। अगला क्वेश्चन, नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? फोर्थ, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट? इसका स्थान कौन सा है? फर्स्ट है, प्रथम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस कुकुट रोग में न्यूकैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? किस कुकुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन 2018 में आया है, वापस रिपीट हुआ है 2021 में। फाउल पॉक्स को, कॉक्सिडायोसिस को, रानीखेत को, या आईबीडी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत को जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले रानीखेत में देखा गया, वर्ल्ड में सबसे पहले न्यूकैसल इंग्लैंड के अंदर इसको देखा गया था। अगला क्वेश्चन, केपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताते बताते थक गया। हर जानवरों का नाम याद होना चाहिए, बकरी का, भैंस का, भेड़ का, गोवंश का। तो ये केपरा हिरकस बकरी का है। भैंस की बात करें तो बुबेलस बुबेलिस और एक बुबेलस कार्बेंसेसिस। गाय की बात करें तो गाय भी दो है, एक कुबड़ वाली, बिना कुबड़ वाली, ठीक है? कुबड़ वाली देसी होती है बॉस इंडिकस, बिना कुबड़ वाली बॉस टॉरस। भेड़ की बात करें तो भेड़ का ऑविस एरिस होता है। केमल की बात करें तो केमेलस ड्रोमेडेरी, केमेलस बैक्टीरियंस होता है। अगर सुअर की बात करें तो सस स्क्रोफा होता है। अगर मुर्गी की बात करें तो क्या होता है? गेलस डोमेस्टिकस होता है। ये सारे नाम याद रखने हैं, इंपोर्टेंट है, आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट है, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मरीनो कहा जाता है? तो चोकला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पूरे 60 के 60 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।